एक मायूसी का माहौल फैला देना एग्रीकल्चर को। 25 साल से मैं पत्रकार हूँ, मैंने कई सारे न्यूज रूम में मैंने काम किए। एक बहुत बढ़िया उदाहरण है आपके कॉलेज के सीनियर थे विलास शिंदे जी। जी। तो वो भी एक गरीब किसान थे, करीब उनके पास 75 लाख का कर्जा था। उन्होंने सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की शुरुआत की। वो आज की तारीख में 1000 करोड़ की कंपनी है। दुखद बात है कि हम इतने इंपॉर्टेंट विषय के बारे में हमारी रुचि नहीं है। खाने में रुचि है, लेकिन खाना हमारे थाली पे या प्लेट में कैसे पहुंचता है उसके बारे में हमें न कोई जानकारी है, न उसके बारे में कोई क्यूरियोसिटी है। ये कैसे? आज के जो गेस्ट है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हैं। 25 सालों से भी ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है जर्नलिस्ट के फील्ड में। जो इंडिया के टॉप के जो न्यूज़पेपर हैं, बिजनेस लाइन, द हिंदू, ऐसे न्यूज़पेपर में ये काम कर चुके हैं। इन्होंने अभी हाल ही में कुछ टीम मेंबर के साथ द प्लेट नाम की मीडिया कंपनी स्टार्ट की है, जो कि इंडिया के एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर को बिना किसी फिल्टर के सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। मैंने फोकस किया है कि जो कन्वर्सेशन है उसको स्टूडेंट के रिलेटेड ही रखा जाए, आपके लिए बेनिफिट हो। ये ध्यान देकर मैंने इस पॉडकास्ट को बनाया है। तो आपसे वैसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर देखिए, और इनकी जितने भी चैनल्स वगैरह हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, प्लीज़ जाके जरूर चेकआउट कीजिए। सो सर, हमने आपका इंटरव्यू थोड़ा सा दे दिया है स्टार्टिंग में, अगर आप कुछ कहना चाहें शॉर्ट में अपने बारे में। नहीं, मैं आपने तो सवाल बांध ही दिया। अच्छा, क्या आगे कहने के लिए कुछ नहीं है। बस अभी मैं को-फाउंडर हूँ, को-फाउंडर और एडिटर हूँ द plate.in नाम के वेबसाइट का। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स तो आप डिस्क्रिप्शन में लगा ही देंगे। जी बिल्कुल सर। सो हमारा मेन जो ये है मकसद आज के पॉडकास्ट का सर, तो हमारे चैनल पे बहुत सारे ऑडियंस है जो कि एग्री बिजनेस वगैरह कर रही है, और कुछ बच्चे जो कॉलेज में हैं, फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक वो हैं। तो थोड़ा सा जो आपने ये मीडिया कंपनी स्टार्ट की है, इतना बड़ा करियर था आपका 25 सालों का, उसको छोड़ के थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। द प्लेट क्या चीज़ कर रही है और क्या थॉट प्रोसेस लेकर आपने इसको स्टार्ट किया था? देखिए, पहली बात यह कि मैंने जर्नलिज्म तो छोड़ा नहीं। जो हम कर रहे हैं, प्लेट की एक जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ही है। मैंने पत्रकारी छोड़कर मैं किसान नहीं बन गया हूँ। तो प्लेट का मकसद ये है कि किसानों और उपभोक्ताओं के बीच में एक पुल बनना, एक पुल का काम करना। हम देखते हैं कि शहरों में आने पे बड़ा इंटरेस्ट है लोगों को। फूड ब्लॉगर्स, हर गली में फूड ब्लॉगर्स कैमरा लिए घूमते हैं, और घरों में लोग फूड फूड वीडियोस देखना मतलब एक हैबिट सा बन गया है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट कंज्यूम्ड कंटेंट कैटेगरीज वर्ल्ड वाइड। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारा फूड के साथ जो रिलेशनशिप इस वजह से बिल्कुल एक सेंसरी रिलेशनशिप हो गया है। हम फूड खाने को एक एक मौज मस्ती की वस्तु हमने बना दी है, और हमारे पास ऐसे कोई टूल्स नहीं है हम से सचेत होने के लिए कि ये खाना हम तक आता कैसे, इसमें कितनी मेहनत लगती है, इसमें कितने संसाधन लगते हैं। आपको तो पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फूड एंड एग्री इज अ $650 बिलियन इंडस्ट्री इन इंडिया। ये भारतीय इकोनॉमी का करीब एक पांचवा हिस्सा, contributes about 20% to India's economy, and it employs nearly 40% of our workforce. और खेती में करीब देश का 90% पानी इसमें इस्तेमाल होता है। देश का लगभग 40% लैंड मास खेती के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट एरिया है जिसके बारे में शहरी लोगों को कुछ ज्यादा पता ही नहीं। दुखद बात है कि हम इतने इंपॉर्टेंट विषय के बारे में हमारी रुचि नहीं है। खाने में रुचि है, लेकिन खाना हमारे थाली पे या प्लेट में कैसे पहुंचता है उसके बारे में हमें न कोई जानकारी है, न उसके बारे में कोई क्यूरियोसिटी है कि ये कैसे। इस सिचुएशन को सुधारने की एक छोटी सी कोशिश है।
तो अभी तो हम देखते हैं कि मीडिया वगैरह में मतलब कि मसाले ज़्यादा चलते हैं। बहुत सारे दिनों से वीडियोस देख रहे हैं, वॉच वगैरह करते हैं, न्यूज़ वगैरह, तो कभी भी इन क्वेश्चन को रेज नहीं किया जाता कि भाई फार्मिंग को लेकर, फूड सिक्योरिटी को लेकर और किसानों के बारे में बात की जाए, या फिर कोई बड़ा फार्मिंग अच्छा कर रहा है, कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है एग्रीकल्चर में, उसके बारे में कभी भी कोई न्यूज़ नहीं आती है, ना कोई मीडिया में आते हैं, ना कभी हम यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं ऐसे वीडियोस। ऐसा क्यों होता है सर? और थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इस सवाल का जवाब तो मुझे भी क्लियरली नहीं पता है, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ। आपने कहा कि मैं 25 साल से मैं पत्रकार हूँ। मैंने कई सारे न्यूज़ रूम में मैंने काम किए, और जब मैंने शुरुआत की करीब 90s के एंड में, नई सेंचुरी की शुरुआत में, तब से आज तक अगर मैं देखूं तो एग्रीकल्चर को कवर करने वाले जर्नलिस्ट, जो बीट कहा जाता है, जो एग्रीकल्चर बीट कहा जाता है, वो लगभग गायब हो चुका है। ऐसी कोई डेडिकेटेड टीम्स नहीं है, ब्यूरोज नहीं है न्यूज़रूम में, जो एग्रीकल्चर को एज अ सेक्टर कवर करे, जैसे टेक्नोलॉजी कवर करने की टीम है वो बीट होता है। उस आईटी में आप बड़ी कंपनियां हैं जैसे इन्फोसिस, विप्रो वगैरह को आप ऑन अ डेली बेसिस आप कवर करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर या किसी टेलीविजन चैनल में एक डेस्क होता है कमोडिटीज डेस्क में, मान लीजिए सारे ही जो एग्रीकल्चर उत्पाद है, कृषि उत्पाद है, उन पे नजर रखनी पड़ती है एक आदमी। और जो स्टोरीज होती हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो लगभग ऐसी होती हैं कि इस बार रबी की बुआई इतनी हुई, खरीफ में आउटपुट इतनी होगी, इतनी कम हो गई, इतनी ज्यादा हो गई, चने का भाव इतना पड़ गया। आप न्यूज़पेपर्स में आप देख सकते हैं कि ऑपेड पेजेस में कभी कभार एग्रीकल्चर पे एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो अपने मजमून लिखते हैं। वो एक्सपर्ट्स दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ बात करते हैं कि एमएसपी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फार्म लॉस अच्छे हैं, बुरे हैं। इसमें आम आदमी का कोई रोल नहीं, आम उपभोक्ता का, शहरी उपभोक्ता का, उसको कोई दूर दूर से लेना देना नहीं। अगर वो लेख आप पढ़े तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको शायद आपकी तरफ बीएससी एग्री कोर्स करके आना पड़ेगा उस लेख को पढ़ने के लिए। तो कोई यहाँ पे अर्बन रीडर्स से कोई बात नहीं करता है, उनको एग्रीकल्चर समझाने की कोशिश कोई नहीं करता है उनकी लैंग्वेज। तो हमारी कोशिश यही है कि एग्रीकल्चर को हम एक्सप्लेन कर पाए विद, जैसा मैं कहता हूँ, क्लैरिटी एंड वाइटैलिटी। यहाँ पे एक्सप्लेन करने को बहुत सारा है। इंडिया का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। तो इस सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को हम कैसे अनपैक कर सकते हैं, कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे लोगों को इस विषय में एक्साइट कर सकते हैं। एक और आप चीज देखेंगे कि ये इंग्लिश मीडिया का किरदार इसमें बहुत ज्यादा है। एक मायूसी का माहौल फैला देना एग्रीकल्चर को। आप एग्रीकल्चर स्टोरीज पढ़ेंगे तो मोस्टली इट विल बी अबाउट डिस्ट्रेस, कि यहाँ पे सूखा पड़ गया, यहाँ पे मॉनसून लेट हो गया है, इसकी वजह यहाँ पे पानी का अभाव है, तो इसीलिए किसान एजिटेशन पे उतर आए हैं। प्याज का दाम एकदम क्रैश कर गया है, तो लोग आपकी प्याज के खेतों को जला रहे हैं या टमाटरों को सड़कों पे उड़ेल रहे हैं। तो मीडिया इज अट्रैक्टेड टू स्टोरीज ऑफ डिस्पेयर एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो इसीलिए एक मायूसी का माहौल बन जाता है कि आम लोग ये सोचने लगेंगे, खासकर युवा, कि यार ये तो मतलब हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ रोना धोना चलता रहता है। आपके युवा दर्शकों को शायद मीना कुमारी का पता नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि ये दिस इज अ मीना कुमारी ऑफ बिजनेस सेक्टर्स इन इंडिया। हमेशा यहाँ पे रोने धोने वाली पिक्चर चल। तो ऐसा एक चित्र उनके लिए बनाया गया है कि हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ क्राइसिस है, और इस क्राइसिस के कई लोग इस पे अपनी रोटियां सेकते हैं। तो इसलिए फॉर अर्बन कंज्यूमर्स ऐसा लगता है कि उनको गिल्ट ट्रिप किया जाता है कि देखिए आपकी वजह से ये जो अन्नदाता हैं ये मर रहे हैं, इनको 2 वक्त की रोटी नहीं है, देखिए इतना कठिन काम है ये, और आप मजे कर रहे हैं। तो इसमें कई सारे जो आंदोलन जीवी होते हैं
तो उनकी कमाई इस तरह के एक नैरेटिव को फैलाने से उनकी रोजी रोटी चलती है। तो अभी जो सर ने आपने बताया कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इंडिया में 650 मिलियन डॉलर की है, बिलियन डॉलर की है। बिलियन डॉलर। यस। तो अभी मतलब कि उतना भी बड़े लेवल पे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लेकर आए हैं, ना तो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। और अभी जो पुरानी जनरेशन हमारे दादा परदादा खेती करते हुए आ रहे हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं। खेती जो नई जनरेशन आएगी उनको भी उठाना पड़ेगा, ये पूरा जिम्मा उनको उठाना पड़ेगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि भाई दिखाया जाता है कि भाई पैसे नहीं हैं, फार्मिंग में अर्निंग नहीं है, तो कैसे कोई अपने आप को कहेगा कि भाई मुझे फार्मिंग करना है? और कितना पोटेंशियल आप देखते हैं इसमें कि आप बिजनेसेस को लेकर, फार्मिंग को लेकर? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये एक 650 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, और जब तक इंसान रहेंगे तो खाना तो जरूरी है, और दिस इज अ बिजनेस दैट विल नेवर गो आउट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर में इनॉर्मस पोटेंशियल है टू कंट्रीब्यूट मोर विगरसली टुवर्ड्स द इंडियन इकोनॉमी। अभी मैंने कहा कि दिस इज रफली अबाउट 20% ऑफ एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 20% इंडियन इकोनॉमी। देखिए, इसमें अर्थशास्त्र के कई सारे मुद्दे इसमें जुड़े हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडियन एग्री का पोटेंशियल बहुत तगड़ा है। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे हर तरह के क्लाइमेटिक जोन्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है जो उग नहीं सकती। यूरोप में टमाटर सिर्फ समर में उगते हैं, यहाँ पे तो इट्स ईयर राउंड क्रॉप। There is absolutely no fruit or vegetable that does not grow in India. आपको ताजुब होगा कि India would be in the top 3 of almost every major agricultural commodity. चाहे आप धान ले, गेहूं ले, कपास ले, या फल सब्जी ले, उसमें इंडिया अगर नंबर 1 पे नहीं तो डेफिनेटली नंबर 2 या नंबर 3 होगा। So this just demonstrates to you the enormous potential that we have. यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की तो काफी कमियां हैं, इसे एड्रेस करना चाहिए। और देखिए, जो एयर कंडीशन आर्मचेयर इकोनॉमिक एक्सपर्ट जो हैं वो कहते हैं कि इंडिया का एग्रीकल्चर बहुत ही इनएफिशिएंट है। यानी मान लीजिए देश की 40% पॉपुलेशन जो है वो देश का 20% इनकम जनरेट करे। जैसे मैंने कहा एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स 20% टू द जीडीपी। तो ये देखिए कितनी इनएफिशिएंट है। इतने लोग आपको चाहिए बस 20% कंट्रीब्यूट करने के। तो देयर आर मेनी स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, और लोग कहते हैं, वही एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें एग्रीकल्चर से लोगों को निकाल के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में उनको नौकरी देनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डज इंडिया हैव द कैपेसिटी और द इंडस्ट्रियल बेस टू re-employ or to transfer so many people, so many millions of people from farming to manufacturing industries? उसमें बहुत सारा स्किल लगता है। आप मान लीजिए किसी फैक्ट्री में आपको नौकरी भी मिल गई, आपको कोई फैक्ट्री हायर करना चाहती है एज अ वेल्डर और एज अ कारपेंटर, तो उसमें रीस्किलिंग के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। और हमने ये मान लिया कि एग्रीकल्चर की जैसे कोई एक अनस्किल्ड लेबर है, कि एग्रीकल्चर में कोई खास स्किल नहीं होता। ठीक है, ये this has come to be one of the axioms that unskilled agri laborers have to be put into skilled manufacturing jobs in India. ऐसे जॉब है नहीं, मुझे तो नहीं नजर आता कि इंडिया वो स्विच कर पाए। तो इसका एक ही तोड़ है कि आप एग्रीकल्चर का वैल्यू बढ़ाए, किसानों को वैल्यू चेन का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिल पाए, प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रीज फार्म गेट के जितने निकट हो सकती है उतना अच्छा, खेत खलिहानों के बिल्कुल पास होना चाहिए। वो वैल्यू एडिशन छोटी चीजों से शुरू हो सकता है। जैसे आप सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके आप शहरों को भेजे तो उसमें शायद 50 पैसे से 1 रुपए ज्यादा आपको उस टमाटर की फसल में आपको मिल सकता है। तो उस छोटी चीज से लेके फूड प्रोसेसिंग तक, प्रोसेस फूड, हाई वैल्यू प्रोसेसिंग तक, उसका जो पोटेंशियल है वो मेरे ख्याल से
बहुत तगड़ा है। अभी तो बहुत सारी जनता सर एग्रीकल्चर में आ रही है, स्टूडेंट भी हर साल एडमिशन वगैरह लेते हैं, लेकिन एंड में जाके वो शिफ्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट ही देख रही है इस समय, और प्राइवेट सेक्टर वाले को उतना चांस भी नहीं मिल पा रहा है कि हम अच्छा स्टार्टअप कर पाएँ, क्योंकि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीड की जो भी चीज़ें हैं गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है, उसके थ्रू बेनिफिट उनको मिलता है। तो कोई प्राइवेट इंडस्ट्री भी ऐसा बड़ा उभर के नहीं आ रही है कि कोई यूनिकॉर्न बना लिया एग्रीकल्चर में। तो ये चीज़ें थोड़ा सा समझाइए कि प्राइवेट सेक्टर में कैसा बूस्ट आएगा, और एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से बनेगी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। देखिए, ये आपकी इंडियन एग्रीकल्चर में एक क्राइसिस को नकारा नहीं जा सकता कि यहाँ पे युवा पीढ़ी जो है वो आ नहीं रही इतनी मात्रा में जितनी आनी चाहिए, और इसके कारण है, मतलब जो जिन किसानों से मैं बात करता हूँ वो कहते हैं कि नहीं साहब, हमने अपनी जिंदगी इसमें खपा दी, अब हमारे बेटे यहाँ ना, बेटे बेटियां इसमें ना रहे, वो शहरों में जाके पढ़े, डॉक्टर इंजीनियर बने, वो भी बाहर की दुनिया देखे और खुशहाल रहे, इसमें इतनी आमदनी नहीं। तो ये एक बिल्कुल क्राइसिस है कि नई पीढ़ी नहीं आ रही, नए आइडियाज नहीं आ रहे। आ, आ, वो एक बड़ा चैलेंज है इंडियन एग्रीकल्चर। और जो आपने कहा कि स्टार्टअप्स और प्राइवेट सेक्टर, देखिए ये रातों रात होने वाली चीज नहीं, ये इंडियन एग्रीकल्चर का एक सिस्टम रहा है जहाँ पे बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट, यहाँ पे थोड़ा माई बाप कल्चर तो है कि जो सरकारें हैं वो दाम निश्चित करती हैं, उन दामों के आप मोहताज रहते हैं। आप किसी भी चर्चा चलती है कि एमएसपी कितना होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए हर साल, या एमएसपी का कोई विकल्प है ही नहीं। ये बात जरूर है कि ये इस वजह से जो इंडियन फार्मर्स हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट से कतराते हैं, कंपटीशन से कतराते हैं, और बाहर जाके compete करने से कतराते हैं। इनको आप don't look at them as challenges, but look at them as opportunity, you know? दुनिया आपका बाजार है। आप क्यों धान और गेहूं की खेती में आप सिमट के रहना चाहते हैं? आप क्यों एमएसपी के आप क्यों मोहताज रहना चाहते हैं? आप क्यों नहीं डाइवर्सिफाई करते? एक बहुत बढ़िया उदाहरण है आपके कॉलेज के सीनियर है विलास टिंडे जी। तो वो भी एक गरीब किसान थे, करीब उनके पास 75 लाख का कर्जा था। उन्होंने सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की शुरुआत की। वो आज की तारीख में 1000 करोड़ की कंपनी है, जो देश का सबसे बड़ा ग्रेप एक्सपोर्टर है। यूरोप के मार्केट में जो सबसे मुश्किल मार्केट है एक्सपोर्ट करने का, वहां पे उसके अंगूर जाते हैं। फार्मर्स हैव टू थिंक लाइक एंटरप्रेन्योर्स। मेरी हाल फिलहाल में रमेश चंद जी से बात हुई एक कॉन्फ्रेंस में। रमेश चंद जी नीति आयोग के मेंबर हैं और एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट है। तो जब इस बारे में बात हो रही थी कि हाउ टू मेक इंडियन एग्रीकल्चर प्रॉस्परस फॉर द इंडियन फार्मर, उनका कहना था कि देखिए भाई साहब, सिर्फ इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, 2-3 तरीके हैं। या तो फिर आप सरकार पे डिपेंडेंट रहिए, या फिर आप चीजों को अपने हाथ में लीजिए और अपनी मुसीबतों को खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप क्यों गेहूं और धान के साइकिल में आप फंसे हुए हैं? आप कुछ और नया सोचिए। या फिर चीनी फार्मर की तरफ उनका कहने का तात्पर्य मैंने ये निकाला कि शायद देखिए, हम ये अन्नदाता की बात तो आप बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा कि क्या इंडियन फार्मर चीनी फार्मर की तरफ मेहनती भी है? कहीं ना कहीं ये हमें अपने करीबान में भी झांक के देखना पड़ेगा कि हम क्या संतुष्ट हैं कि जो हम सालों साल जो हम प्रैक्टिसेस करते आ रहे हैं वही करें, और सोचे कि या किसी ना किसी तरह हम अमीर बन जाए, या सरकार हमें ज्यादा एमएसपी दे दे तो 60 पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। उन्होंने कहा कि देखिए, क्या भारतीय किसानों में वो माली वाला माइंडसेट नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे घर पे जो माली है, हम कुछ नींबू या माल्टों की खेती करते हैं, मेरे माली को ये पता है कि हर पेड़ में कितने फल, without even looking at the tree, he knows exactly how many fruits there are. That is the kind of commitment you need towards your land.
to have that entrepreneurial mindset. आप प्लीज विलास चिट्टे जी का interview जो हमने किया था उसका लिंक भी आप शायद शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सर। जी, वो कहते हैं कि उनके पास भी यही दिक्कत थी। पहले आज उनके साथ करीब करीब 20,000 फार्मर्स जुड़े हुए सह्याद्री के साथ। यहाँ पे कॉमन आपकी धारणा ये है कि इंडियन फार्म होल्डिंग्स आर फ्रैगमेंटेड। यहाँ पे किसानों की एवरेज लैंड होल्डिंग 2 एकड़ की है, एक हेक्टेयर से भी कम की है। तो जब मैंने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, हर एक जो हमारे पास 20,000 फार्मर्स जुड़े हुए, उनकी मान लीजिए 2 एकड़ की खेती है। हर एक किसान को अपने आप को अपने फार्म का मैनेजर मानना चाहिए कि आप सरकार पे डिपेंडेंट ना हो, अपनी मुसीबतों का हल अपने आप से आप ढूंढें और मार्केट से डरे नहीं, और मार्केट को एक अपॉर्चुनिटी मान के उसमें हमारे किसानों में ये क्षमता है कि वो दुनिया के किसी भी किसान से वो मुकाबला कर सकता है। जैसे कि सह्याद्री के किसानों ने दिखाया कि वो चिली के फार्मर या साउथ अफ्रीका के फार्मर से वो मुकाबला कर सकता है मार्केट प्लेस में। क्या आपको लगता है कि ये खैरात की वजह से यूरोपियन सुपरमार्केट से सह्याद्री के ग्रेप्स ले लिए? नहीं, क्योंकि सही दाम पे बिकता है तो इसीलिए वो प्रेफर करते हैं। बिल्कुल, आप कम्पीट कर पाते हैं दूसरे देशों की किसान। लेकिन मेन चीज़ आती है सर कि जो यूथ है अभी के समय पर उनको जॉब्स कैसे जनरेट करके मिले, क्योंकि हर साल अच्छे खासे लोग ग्रेजुएट होते हैं, जॉब्स ही नहीं है मार्केट में, तो वो कहाँ से अपना एक अर्निंग का सोर्स बनाएं? नहीं, ये तो काफी मुश्किल सवाल है कि जॉब्स कैसे जनरेट किए जाए। ये डॉक्टर प्रॉब्लम है। सरकार को उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि ये टमाटर और प्याज की जो किल्लत आती रहती है, आई कॉल these vegetables are permanent crisis in India। कभी दाम क्रैश कर जाते हैं, 1 रुपया भी नहीं मिलता किलो का, और कभी 100, 150, 200 रुपए किलो टमाटर बिकता है। ये इसलिए होता है कि हमारा जो एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन है, जो सिस्टम है, वो आज भी बहुत प्रिमिटिव है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का असर बिल्कुल नहीं है। शायद ये सब अपॉर्चुनिटीज है युवा पीढ़ी के लिए कि वो न सिर्फ नौकरी की तलाश में रहे। अगर आप एक कृषक परिवार से हैं तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप एक एंटरप्रेन्योरियल ज़ील आप लाएं, उस मंशा से काम करें कि मुझे नौकरी नहीं करनी, क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ और कई लोगों को इसमें मैं व्यवसाय में दे सकता हूँ। कि बिल्कुल ही कठिन सफर होगा ये। सोसाइटी तो सर नहीं है, बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करती है। जो नहीं, सोसाइटी ने देखे सर, आपको तो जूझना तो पड़ेगा। सोसाइटी क्या कहती है क्या नहीं करती है, आप इसमें फंसे रह गए तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, नैया पार नहीं लगेगी। जी जी जी। थोड़ा सा कुछ एग्री बिजनेस के आइडियाज आपसे जानना चाहते हैं। इतने सालों से आप काम कर रहे हैं मीडिया इंडस्ट्री में, थोड़ा सा आपने देखा होगा, मिले होंगे लोगों से, उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। एग्री बिजनेस में हर जगह जहाँ पे प्रॉब्लम है वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप का अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने कहा कि हमारा सप्लाई चेन सिस्टम आज भी बहुत प्रिमिटिव है। हम टमाटर, हमारी टमाटर की फसल जितनी है या प्याज, हम करीब 30 मिलियन टन हम प्याज प्रोड्यूस करते हैं देश में, लेकिन वो बाजार तक पहुंचते करीब 30 to 40% ऑफ द अनियंस रॉट वो उपभोक्ता तक पहुंच ही नहीं पाते। तो इस सब में आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते, ये नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे विलास शिंदे जी ने किया कि आप सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, क्या आप बाहर के मार्केट्स आप टारगेट कर सकते हैं? आप क्या उस तरह के आप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो ग्लोबल मार्केट्स में जिसकी रिक्वायरमेंट। अगेन द थिंग आई वांट टू एम्फसाइज, मैं इस पे मैं जोर देना चाहता हूं कि जैसे मीडिया एक नैरेटिव पोर्ट्रे करता है, किसान इस मायूसी के माहौल में ना धंस जाए। एज आई सेड, इंडिया के एग्री में इनॉर्मस पोटेंशियल है। आप देश को समृद्ध और स्वस्थ बना सकते हैं। ये इसकी कुंजी किसानों के हाथ में है। और सोच बदले, बी एंटरप्रेन्योरियल। देयर आर अगर आप ध्यान दें
इंडिया के एग्री सिस्टम्स और सप्लाई चेन्स और मार्केट लिंकेजेस को, और आप कंज्यूमर्स को स्टडी करें, तो आपको अनगिनत एग्रीकल्चरल रिलेटेड एग्री बिजनेस आइडियाज आपको आएंगे। आप एकजुट होके काम करें। देयर इज ग्रेट नीड ऑफ पावर इन यूनिटी। जैसे अगेन सह्याद्री का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, लोगों को इकट्ठा करके ये होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि फार्मर का काम सिर्फ प्रोड्यूस उगाना नहीं है। आप उसको उसके पूरे वैल्यू चेन को कंट्रोल करने की आप में तड़प होनी चाहिए कि बिचौलिया क्यों खा रहा है, सुपरमार्केट हमारे उत्पाद पे एक स्टिकर लगा के वो क्यों दुगना बेच रहा है, वो हमें करना चाहिए, वो पैसा हमें मिलना चाहिए। उसमें जितना भी वैल्यू है वो ये कोशिश करें कि वो किसानों के हाथ। बिल्कुल, क्या बात है। सो थैंक यू सो मच विवेक सर, आपने ज्वाइन किया और जो भी चीज़ें आपने बताई हैं इस वीडियो के माध्यम से, आई होप बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे फार्मर्स को जो भी देख रहे हैं उनको इंस्पायर करेगी। काफ़ी हेल्पफुल रहा ये कन्वर्सेशन, मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू विमल, बड़ी खुशी हुई आपसे।